अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 5 और इस चैप्टर के अंदर हम इस लेक्चर में हम चैप्टर के रिमेनिंग हाफ को कवर करने के लिए जा रहे हैं। और लास्ट टॉपिक है हमारे पास नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के हवाले से। और नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में क्या फ़र्क है ये आप समझ लें। देखिए, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज नॉर्मली हम उन चीज़ों को कहते हैं जो हम सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, पिछले 100, 150 या 200 सालों से। जैसा कि डैम्स की हम बात करते हैं, चश्मों के पानी को इस्तेमाल करते हुए एनर्जी प्रोडक्शन की जाती है, या थर्मल वेस्ट को बर्न करके जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, सारे के सारे कन्वेंशनल मेथड्स हैं। जब हम नॉन कन्वेंशनल मेथड्स की बात करते हैं तो नॉन कन्वेंशनल मेथड्स में उन मेथड्स को डिस्कस करेंगे जो न्यूली क्रिएटेड मेथड्स हैं, जो नए नए तरीके हमने एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बनाए हैं। और उनमें से कुछ मेथड्स बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन क्योंकि अभी भी वो अंडर रिसर्च हैं, आप कह लें कि अंडर प्रोग्रेस हैं, सो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि फ्यूचर के अंदर ये जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है ये हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकते हैं। सो आइए इनमें से कुछ को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। एनर्जी फ्रॉम टाइड्स क्या चीज़ है? याद रखिएगा, एनर्जी फ्रॉम टाइड्स से मुराद ये है कि मून की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है उसको इस्तेमाल करते हुए हम एनर्जी स्टोरेज का काम लिया करते हैं। जैसे कि अर्थ की फील्ड में ग्रेविटेशनल एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी के हवाले से हमने सारी की सारी बातें पढ़ी, उसी तरह से मून की ग्रेविटेशनल इफेक्ट और उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को भी इस्तेमाल किया जा सकता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और मज़े की बात यह है कि जो टाइड्स हैं अर्थ के ऊपर एक दिन में 2 दफ़ा आते हैं, ट्वाइस अ डे। इनकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़ है पर डे के हिसाब से। काम कैसे करते हैं? एक 2 वे डैम बिल्ड किया जाता है जिसमें जब हाई टाइड आती है तो डैम में वाटर स्टोर कर लिया जाता है, और लो टाइड के ऊपर उस वाटर को कंट्रोल्ड वे में रिलीज़ किया जाता है। तो जब आप वाटर को कंट्रोल्ड वे में रिलीज़ करते हैं तो वाटर को कंट्रोल्ड वे में रिलीज़ करने पर जैसे ही वो वाटर टरबाइन में से पास करेगा, टरबाइन की ब्लेड्स रोटेट करेंगी और टरबाइन के एक्सल के साथ हमने जनरेटर अटैच किया होता है, जिसकी वजह से टरबाइन की रिलेटिव मोशन जनरेटर तक पहुंचती है, और जनरेटर जैसे ही ऑपरेट करना शुरू होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें आउटपुट पर मिलना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास एनर्जी फ्रॉम वेव्स के हवाले से। अब ये जो एनर्जी फ्रॉम वेव्स है, असल में इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है? देखें, हम डेली बेसिस पर बात करते हैं ना कि ओशन के अंदर वेव्स जनरेट होती हैं, तो उन वेव्स से फिर एनर्जी कैसे हासिल की जाए। तो ओशन की वेव्स वो टाइडल मोशन की वजह से हों या हवाओं के चलने की वजह से हों, उसको यूज़ कैसे किया जाता है? प्रोफेसर सॉल्टर्स ने एक बड़ी प्रैक्टिकल डिवाइस बनाई थी जिसको नाम दिया जाता है सॉल्टर्स डक का। इस डक के 2 हिस्से थे, एक को डक फ्लोट बोला जाता है, दूसरे को बैलेंस फ्लोट बोला जाता है। इनमें से ये जो बैलेंस फ्लोट वाला पार्ट है ये एक स्टैटिक पार्ट होता है और इसके ऊपर डक फ्लोट्स लगी होती हैं जो बैलेंस फ्लोट के रिलेटिव, उसके हिसाब से रिलेटिव मोशन करती हैं, मूवमेंट करती हैं। तो इस रिलेटिव मोशन या मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है, लेटली उसी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाकर बैटरीज की चार्जिंग का काम लिया जाता है। नो डाउट बड़ी माइन्यूट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, लेकिन फ्रूटफुल एनर्जी है बहरहाल। नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी है हमारे पास सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के हवाले से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो सोलर एनर्जी हम देखते हैं कि डेली बेसिस पर जब सुबह सूरज निकलता है तो उसकी लाइट वेव हमारे तक पहुंचती हैं। ठीक है, सीज़न टू सीज़न उसकी इंटेंसिटी में फ़र्क आता चला जाता है, लेकिन ऑन दी एवरेज अगर हम बात करें तो एक नॉर्मल सनी डे के अंदर ज़मीन पर जो सूरज की एनर्जी पहुंच रही है उसकी इंटेंसिटी को सोलर कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। अमाउंट कितनी है इसकी? 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। गौर से देख लें, इस वैल्यू में किलो भी मौजूद है। नॉर्मली जब न्यूमेरिकल्स के अंदर या आपको कोई MCQs इसका पूछा जाता है तो 1.4 वाट पर मीटर स्क्वायर की ऑप्शन भी मौजूद होती है। ठीक है, तो 1.4 वाट पर मीटर स्क्वायर दुरुस्त नहीं होगा, दिस इज़ 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर, या आप इसको 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग एंड अब्जॉर्प्शन, ये 3 इफेक्ट्स का यहाँ पर जिक्र किया गया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट वेव्स एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट वेव्स। इन 3 इफेक्ट्स की वजह से जैसे ही सनरेज सूरज की ग्रेविटी में एंटर होती हैं, वहाँ से लेकर ज़मीन की सरफेस तक पहुँचने के दरमियान ये तीनों इफेक्ट्स हो रहे होते हैं। रिफ्लेक्शन भी हो रही है, स्कैटरिंग भी हो रही है, अब्जॉर्प्शन भी हो रही है, और इन तीनों इफेक्ट्स की वजह से ये 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर की जो एनर्जी है ये कम होकर सिर्फ और सिर्फ 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर की बाकी रह जाती है, जो अर्थ की सरफेस तक पहुंच रही होती है। एनीहाउ, ये जितनी भी एनर्जी हमारे तक पहुंची है, इसको अगर हम फ्रूटफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम बनाना चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं हमारे पास। वाटर हीटिंग सिस्टम है और फोटोवोल्टाइक सिस्टम है।
ठीक है जी। वाटर हीटिंग सिस्टम में क्या किया जाता है? वाटर हीटिंग सिस्टम में सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक वाटर टैंक ले रखा है। इस वाटर टैंक को हम कोल्ड वाटर से फिलअप कर देते हैं, कोल्ड वाटर से। इसमें कोल्ड वाटर मौजूद है नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर, और ये कोल्ड वाटर यहाँ से फ्लो करता हुआ इस बकेट में पहुँचता है। यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है? देखिए ये ऊपर से देखने में तो आपको प्लेन नज़र आती है, नॉर्मली ये सरफेस होती भी ब्लैक कलर की है। दिस इज़ द ब्लैक सरफेस, ब्लैक कलर की सरफेस होती है। लेकिन इस सरफेस के नीचे जिस तरह रेफ्रिजरेटर के बैक पर वाटर ट्यूबिंग होती है, इस ब्लैक सरफेस के बैक पर भी वाटर ट्यूबिंग बनी होती है। इस तरीके से जिगजैग किस्म की आपको वाटर ट्यूबिंग यहाँ पर देखने में मिलेगी। ये वाटर ट्यूबिंग मौजूद होती है। तो ये जो कोल्ड वाटर आपने एंटर करवाया था यहाँ से सर्कुलेट होता है, और क्योंकि ब्लैक सरफेस है और इसको सन में रखा जाता है, तो इस सन से मिलने वाली हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करती है और इस सरफेस का, ब्लैक सरफेस का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, यहाँ से सर्कुलेट करने वाला वाटर भी हीटअप होता चला जाएगा, और ये जो हीटअप वाटर है वो यहाँ से ट्रैवल करता हुआ फिर टॉप एंड पर पहुँचता है। ठीक है, तो जैसे जैसे कुछ देर तक ये साइकिल ऑपरेट करता जाएगा, कोल्ड वाटर एंटर होगा, हीटअप होगा, अपर एंड के ऊपर पहुँचेगा, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है। कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है? ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करता करता ऑलमोस्ट 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है इस कंटेनर का टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, इसका टेम्परेचर अगर आप 70 डिग्री सेल्सियस से मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो इस बकेट के करीब, जो ब्लैक बकेट आपने यूज़ किया है हीटिंग पर्पस के लिए, जहाँ पर वाटर ट्यूबिंग मौजूद है, इसके चारों तरफ सोलर कंसनट्रेटर्स लगा दिए जाते हैं। ठीक है, मिरर्स की सूरत में होते हैं, वो लाइट वेव्स को इसके ऊपर फोकस करते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर फर्दर बढ़ता चला जाता है। तो अप्रॉक्सीमेट 100 डिग्री या उससे ज़्यादा का टेम्परेचर भी अचीवेबल है विद सोलर कंसनट्रेटर्स। सोलर कंसनट्रेटर्स को यूज़ करते हुए आप और भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं। ये हाई टेम्परेचर पर जो लिक्विड वाटर है, इसका हमें फ़ायदा क्या होगा? देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। स्टीम जब एक बार आपको मिल गई तो आगे फिर यही वाला पर्पज़ है, स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट करेंगे और उससे जनरेटर को चलाया जा सकेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड पर आए, फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल एक बहुत ज़्यादा नई चीज़ है, और ये हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ में इसको लाया गया है क्या चीज़? इसमें सिलिकॉन बेस्ड पैनल्स डिज़ाइन किए जाते हैं, बड़े बड़े पैनल्स बनाए जाते हैं, जिनको सोलर पैनल्स का नाम भी दिया जाता है, फोटोवोल्टाइक सेल भी बोला जाता है। और इसमें जो चिप्स आपको नज़र आ रही हैं, बेसिकली ये सिलिकॉन से बनी होती हैं। छोटी छोटी बहुत सारी चिप्स इसके ऊपर लगी होती हैं, मल्टीपल अरेज की सूरत में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? फोटोवोल्टाइक्स के प्रिंसिपल पर ये सेल काम करता है, जिसको फोटोवोल्टाइक सेल हम बोलते हैं। और फोटोवोल्टाइक्स क्या है? सनलाइट को वोल्टेज में कन्वर्ट करना। अब एक जो सिलिकॉन का सेल होता है वो बहुत ही लोअर वोल्टेजेस बनाता है, लेकिन हमें तो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज चाहिए। तो इस मसले का हल क्या है? देखिए, जो लो वोल्टेज इशू है, इसको ठीक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर एक सेल बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो आप सीरीज़ में और पैरेलल में मल्टीपल सेल्स लगाते चले जाएं कॉम्बिनेशन की सूरत में। तो अगर फ़र्ज़ कर लें एक सेल 0.1 वोल्ट की एनर्जी भी प्रोड्यूस करवा रहा है और आपने हज़ारों सेल लगा दिए, तो एक बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज को अचीव किया जा सकता है। और वो हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज बहरहाल लेटली आप डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को चलाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सोलर सेल्स नो डाउट इनिशियली बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, आजकल इनकी कॉस्ट भी रिड्यूस होना शुरू हो गई है विद द बेटर टेक्नोलॉजी। और लॉन्ग लाइफ सर्विस, इनकी लाइफ अच्छी होती है, 10-10, 12-12 साल तक भी ये बआसानी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इनकी एप्लीकेशंस आपको कहाँ कहाँ मिलेगी? इनकी एप्लीकेशंस रिस्ट वॉचेस में बहुत ज़्यादा आपको मिलती है, जिनको सोलर वॉचेस भी बोला जाता है। रिमोट वेदर स्टेशंस पर, दूर दराज के इलाकों में जब वेदर स्टेशंस बनाए जाते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कोई सप्लाई नहीं होती, तो वहाँ पर बेहतरीन सोर्स आपके पास फोटोवोल्टाइक सेल हुआ करता है। इसी तरह सोलर कैलकुलेटर्स के अंदर और कम्युनिकेशन सिस्टम में भी ये फोटोवोल्टाइक सेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। फोर्थ हमारे पास जो टाइप है दैट इज़ एनर्जी फ्रॉम बायोमास। देखिए, बायोमास के अंदर बर्न एनिमल्स, प्लांट्स और जितना भी आपके पास फर्टिलाइज़र बेस्ड रिमेन्स होते हैं, सारे के सारे आपके पास बायोमास का हिस्सा बनते हैं। ठीक है जी, डेड प्लांट्स उसमें हो सकते हैं, प्लांट्स के रिमेन्स हो सकते हैं, फुजलाजात जितने भी हैं वो सारे के सारे बायोमास का हिस्सा हैं। तो बायोमास से एनर्जी प्रोडक्शन के दो तरीके हैं, डायरेक्ट कंबस्शन और फर्मेंटेशन। डायरेक्ट कंबस्शन तो उसमें से सॉलिड वेस्ट की कर दी जाएगी, क्या है वो हम ज़रा आगे आकर देखेंगे। लेकिन फर्मेंटेशन का तरीका क्या है? जितना भी बायोमास है आप उस सारे के सारे बायोमास को उठाकर एक बड़े से कंटेनर के अंदर डंप कर देते हैं और उस कंटेनर को डाइजेस्टर का नाम दिया जाता है।
तो डाइजेस्टर में एंजाइम्स भी ऐड किए जाते हैं और उसको हर तरफ से कवर कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है, सो दैट देयर शुड बी नो एयर प्रेजेंट। इन द एब्सेंस ऑफ एयर इस बायोकेमिकल रिएक्शन को होने दिया जाता है काफ़ी लंबे टाइम के लिए, एट टाइम्स इसमें मंथ्स भी लग जाते हैं। और इसके प्रोडक्ट के तौर पर हमें दो चीज़ें हासिल होती है, इथानॉल यानी कि अल्कोहल हमें मिलती है और साथ ही साथ हमें बायोगैस मिलती है। ये बायोगैस बड़े काम की चीज़ है। घरों में जो हमारे गैस आ रही है आम रूटीन में, जिसको हम सुई गैस का नाम देते हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, ये उसी तरह की चीज़ है बायोगैस, जो घरों में हीटिंग पर्पज़ के लिए या इंडस्ट्री में भी बर्निंग हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ की जा सकती है। दैन एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट, जिस तरह हमने सॉलिड वेस्ट का भी जिक्र किया, सॉलिड वेस्ट की डायरेक्ट बर्निंग की जाती है और जब भी आप इसको बर्न करेंगे हीट प्रोड्यूस होगी और हीट से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करवाया जाता है, जिससे टरबाइन रोटेट होती है और फाइनली जनरेटर्स चलते हैं, जैसा कि हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया। द फाइनल थिंग इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी दैट इज रिलेटेड विद द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ में ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? अर्थ में इस एनर्जी के 3 डिफरेंट ओरिजिनेशंस हैं या ओरिजिन्स कह लें कि जहाँ जहाँ से एनर्जी आ रही है। द फर्स्ट ओरिजिन इज रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके से क्या मुराद है? अर्थ के सरफेस के अंदर जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज है, यूरेनियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं, उनके डिके की वजह से एनर्जी मिल रही है अर्थ के सरफेस को। सेकेंडली, रेजिडुअल हीट ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो इंटीरियर है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर है और वो बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक अगर हम बात करें तो उस थ्योरी के मुताबिक भी अर्थ का इंटीरियर शुरू से ही बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर, जो अभी तक बहुत ज़्यादा हॉट है, और उसी की जो हीट है वो हमें एट टाइम सरफेस तक भी महसूस होती है। वोल्केनिक रीजन्स में तो बहुत ज़्यादा फील होती है। फिर कंप्रेशन ऑफ मटेरियल्स भी आपके पास एक वजह है, जिसकी वजह से अर्थ का जो इंटीरियर है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर महसूस होता है। और जियोथर्मल एनर्जी के 3 सोर्सेज हैं। और रेजिडुअल हीट ऑफ अर्थ का जब हम जिक्र कर रहे थे तो याद रखिएगा, रेजिडुअल हीट ऑफ अर्थ इंटीरियर में से जो हीट एनर्जी आ रही है वो एट टाइम्स 200 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर वाटर को हीटअप करवा सकती है अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। इसके अलावा यहाँ पर गीज़र्स का जिक्र किया गया। गीज़र्स असल में आप ऐसा समझ लें गर्म पानी के चश्मे होते हैं, ठीक है, जो इरेगुलर इंटरवल्स के ऊपर इरप्ट होते हैं। मतलब हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये कब इरप्ट हो पड़ेगा। इरेगुलर इंटरवल्स हैं, वोल्केनिक रीजन्स में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। इनमें होता क्या है, स्टीम मौजूद है और हॉट वाटर का मिक्सचर होते हैं, इरेगुलर इंटरवल्स के ऊपर इरप्ट हुआ करते हैं। इसी तरीके से एक टर्म यूज़ होती है इक्विफर। इक्विफर क्या चीज़ है? इट इज़ अ लेयर ऑफ रॉक होल्डिंग वाटर। अर्थ की सरफेस में एट टाइम्स होता है ऐसे है कि 2 डिफरेंट लेयर्स के दरमियान एक गैप से जनरेट हो जाता है, जिनके दरमियान में वाटर मॉलिक्यूल्स आकर रिजाइड करना शुरू हो जाते हैं। तो उस लेयर ऑफ वाटर को जो रॉक्स के दरमियान है, इक्विफर का नाम दिया जाएगा। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर डिस्कशन टू जियोथर्मल एनर्जी एंड ऑल द टाइप्स। आज के लिए ये लेक्चर कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।